हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्बर @गेट सक्सेस। तो बिहार स्पेशल की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं इम्तियाज़ अहमद सर की किताब को रीड कर रही हूँ और ये उसका नेक्स्ट कंटिन्यूएशन वीडियो है। ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ जाकर देखें ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। तो जब हम लोग यहाँ पे यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे कि बिहार इस समय कहाँ का क्षेत्र है, बंगाल के अंदर का ही क्षेत्र है, यानी बंगाल का ही हिस्सा है। ठीक है, वहाँ से अभी अलग नहीं हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा और इस क्षेत्र में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां 17वीं शताब्दी से ही सक्रिय रहीं। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। ये आप ध्यान रखेंगे कि बिहार के क्षेत्र में जो यूरोपीय कंपनी आई उनमें सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे। उनका व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली में था, जहाँ से वे नाव द्वारा पटना तक आते थे। वे अपने साथ मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि लाते थे और वापसी में सूती व अन्य वस्त्र ले जाते थे। अंग्रेज 1620 में पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करना चाहते थे, लेकिन प्रयास करते करते वास्तविक सफलता उन्हें 1651 में मिलती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में हुई थी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इनकी अभिरुचि सूती वस्त्र, अनाज और शोरे की प्राप्ति में थी। बाद में अंग्रेजों ने नील की प्राप्ति भी इस क्षेत्र से की। डच फैक्ट्री वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। उस समय जो डचों की फैक्ट्री थी, आज के वर्तमान समय में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत है। अंग्रेजों की फैक्ट्री अब गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। एक अन्य फैक्ट्री डेन लोगों की थी, जो कि वर्तमान पटना सिटी में स्थित नेपाली कोठी के समीप थी। इसकी स्थापना 1774 में हुई थी। यूरोपीय व्यापारियों के माध्यम से बिहार का व्यापार मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों और यूरोपीय देशों के साथ उन्नत रूप में होता रहा। यानी कि अब व्यापारिक जो यहाँ यूरोपीय व्यापारी जो चीज़ें खरीदते थे, ये यहाँ जा कर के बेचा करते थे और यहाँ तक फेमस होते रहीं यहाँ की चीज़ें। विभिन्न यूरोपीय यात्रियों ने इस काल में बिहार के व्यापारिक केंद्र के महत्व की चर्चा की है। 17वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी यात्री तवर्निए लिखता है कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र। लगभग इसी काल में एक अन्य यात्री मैनरिक पटना की जनसंख्या को 2 लाख बताता है। अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल और पीटर मुंडी भी इस काल में पटना की समृद्धि और यहाँ के अमीर वर्ग एवं ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की चर्चा करते हैं। बिहार के क्षेत्र का राजनैतिक महत्व भी इस व्यापार के संदर्भ में बहुत अधिक था। 18वीं शताब्दी में बिहार के अंग्रेज फैक्ट्री व्यापारिक अधिकारी को दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी लेने और उससे बंगाल के अधिकारियों को अवगत कराने का दायित्व भी निभाना पड़ता था। मतलब वो यहाँ से जो भी यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन होती थी उसका इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम करते थे। आधुनिक बिहार, अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है आधुनिक बिहार, जिसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज और बिहार। तो प्लासी की लड़ाई के पश्चात लॉर्ड क्लाइव मीर जाफर के साथ पटना है। आप एक चीज़ यहाँ पे करेंगे कि प्लासी के युद्ध से जुड़े जितने भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी फैक्ट्स हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि चीज़ें आपको कितनी याद हैं, कितनी रिवीजन आप कर सकते हो, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो जो चीज़ें आपको पता हो प्लासी युद्ध से रिलेटेड, प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और पढ़ें उसको। ठीक है, उसको जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। उसने मिरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया, परंतु मिरन की सत्ता मात्र एक औपचारिकता थी। व्यवहार में बिहार का प्रशासन राजा राम नारायण के हाथ में रहा, जो नायब नाजिम भी बनाया गया। मुगल सत्ता इस क्षेत्र में पुनर्स्थापित करने का प्रयास राजकुमार अली गौहर, जो कि भावी शाह आलम द्वितीय, ने किया। उसे इलाहाबाद और अवध के प्रांतपतियों ने समर्थन दिया, यानी पूर्णतया उनको वहाँ से समर्थन मिला था, अवध के प्रांतपतियों और इलाहाबाद से।
1760 में आली गौहर ने पटना का घेरा डाला, मगर कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे पलायन पर बाध्य कर दिया। मतलब ब्रिटिश सेना के डर से उन्हें यहाँ से निकलना पड़ा, मजबूर कर दिया उन्हें यहाँ से निकलने के लिए। उधर मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गई और आली गौहर दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार के लिए उत्सुक हुआ। उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी, यानी सहायता उसको मिली भी। पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में उनका औपचारिक राज्याभिषेक भी हुआ। इसके बाद ही वह दिल्ली पर अधिकार के लिए रवाना हुआ, परंतु कुछ समय बाद वह अवध के दरबार में रुका। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा फैक्ट्री के अंदर, है ना, पटना के फैक्ट्री के अंदर राज्याभिषेक किया गया था। 1764 में बक्सर का निर्णायक युद्ध लड़ा गया। तो ये जो लाइन दी गई है वे बीपीएससी के अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस युद्ध को निर्णायक युद्ध कहा गया। तो बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, वो निर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है इतिहास में, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसकी पृष्ठभूमि बंगाल के नवाब मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मतभेदों के कारण बनी। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित कर दी थी। तो इसे भी आप याद रखेंगे, क्योंकि मुंगेर हमारे बिहार में ही स्थित है। उसने कंपनी की इच्छा के विपरीत भारतीय व्यापारियों को भी चुंगी एक तरह का कर होता था। चुंगी क्या है ये ज़रूर नीचे आप मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। देने से मुक्त कर दिया था, यानी अब उन्हें कोई किसी तरह का व्यापारिक टैक्स नहीं देना था। मीर कासिम के स्वतंत्र आचरण से अप्रसन्न होकर कंपनी ने उन्हें बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। मीर कासिम पटना की ओर आया और जहां कुछ स्थानीय अंग्रेज अधिकारियों को दंड देने के बाद वह अवध के नवाब सुजाउद्दौला के दरबार में उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए लखनऊ पहुंचा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उस समय अवध में उपस्थित था। उसकी कहानी भी मनोरंजक है, ठीक है। पलासी की लड़ाई के समय वह बंगाल सूबा के ही क्षेत्र में था। उसका युद्ध अंग्रेजों के साथ भी हुआ, परंतु वह पराजित हुआ। इसके बाद वह स्वयं अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया, मतलब उसकी सत्ता स्वीकार कर ली, और पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम में ही उसका विधिवत राज्याभिषेक किया गया। मतलब उनके संरक्षण में आकर के वो उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा संरक्षण प्राप्त कर लिया। अब संरक्षण प्राप्त होने के बाद उनका समर्थन भी मिला। फाइनली उन्हें राजा के रूप में उन्हें राज्याभिषेक कर दिया गया, ठीक है, नवाब नियुक्त कर दिया गया। मुगल वजीर के प्रबल विरोध के कारण शाह आलम द्वितीय दिल्ली लौटने में असमर्थ था और अवध में ही निवास कर रहा था। तीनों शासकों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने का फैसला किया, परंतु 1764 ईस्वी में सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने इन्हें पराजित कर दिया, यानी कि इन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक इतिहासकार के शब्दों में बक्सर ने युद्ध के कंपनी के शासकों की बेड़ियों को बंगाल पर जकड़ दिया, है ना। तो अगर ये युद्ध ये लोग नहीं हारते तो बंगाल एक तरह से स्वतंत्र रहता, अंग्रेजों का शासन, कंपनी का शासन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन दुर्भाग्यवश ये युद्ध में हार गए और फाइनली सारी एक तरह से कंट्रोल था वो कंपनी के हाथों में चला गया। 1765 में शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि द्वारा बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी यानी लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। अब कंपनी को बिहार में लगान वसूली का विधिवत अधिकार प्राप्त हो गया। एक अलग संधि के माध्यम से कंपनी ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए एक नायब नाजिम अथवा उपप्रांतपति का पद विकसित किया। इसकी नियुक्ति कंपनी की अनुशंसा पर होती थी और कंपनी की अनुमति बिना उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता था, मतलब बिना उनके परमिशन के वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। सामान्य प्रशासन पर भी इस तरह अंग्रेजों का नियंत्रण बना रहा।
बिहार के महत्वपूर्ण उप प्रांतपतियों में राजा राम नारायण और राजा सिताब राय थे। बिहार में अंग्रेजों ने अपना प्रशासनिक नियंत्रण सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय किए। सर्वप्रथम 1766 में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री, जो कि व्यापारिक केंद्र था, के रूप में के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त किया गया। 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। उसी वर्ष पटना फैक्ट्री का मुख्य आधिकारिक टॉम्स अधिकारी, यहाँ की कार्य लिखा है, ध्यान रखेंगे इसे, टॉम्स रंबोल नियुक्त की हुआ। ठीक है, तो उसकी पोस्टिंग कर दी गई। 1779 में प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षकों की बहाली हुई, लेकिन यह सारे उपाय प्रशासन को सुव्यवस्थित करने में सफल नहीं हुए। इसके विपरीत लगान वसूली का काम अत्यधिक कठोर और अत्याचारपूर्ण ढंग से किया जाता रहा, जिससे कृषक वर्ग और सामान्य प्रजा की हालत निरंतर बिगड़ती चली गई। 1770 में बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। कहा जाता है कि इससे पूर्व की 2 शताब्दियों की अवधि में ऐसा भयंकर अकाल नहीं पड़ा था। पटना, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया के तत्कालीन जिलों में अकाल का प्रकोप सबसे अधिक रहा। सरकार द्वारा किए गए राहत के उपाय अपर्याप्त थे और आम लोगों की स्थिति अत्यंत कठिन और दयनीय बनी रही। 1770 में बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन हुआ, जो कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कहलाई। इसका अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर था। इसके अन्य सदस्य रॉबर्ट पॉल्क और जॉर्ज वेनेस्ट्रॉट थे। लगान वसूली का काम अब इस परिषद द्वारा देखा जाने लगा, जबकि सिताब राय के अधीन निजामत यानी कि सामान्य प्रशासन के कार्य रहे। तो यहाँ आप याद रखेंगे, ठीक है, कि जो यहाँ पे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना बनाई गई। अब इन लोगों ने क्या किया कि जो लगान का काम था वो अपने हाथों में ले लिया, बाकी सिताब राय को सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे जो प्रशासनिक कार्य होते थे उनको दिए गए। ठीक है, 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर वॉरेन हेस्टिंग ने सिताब राय को अपदस्थ कर दिया। यद्यपि उसके पुत्र कल्याण सिंह को बिहार के राय नारायण की उपाधि प्रदान की। लगान वसूली का काम अभी भी संतोषजनक ढंग से नहीं हो रहा था, यानी उतना ढंग से नहीं चल रहा था। अतः 1783 में सर जॉन शोर ने लगान वसूली की एक नई व्यवस्था की, जो कि 1793 में कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के फलस्वरूप बिहार में भी स्थायी ढंग से लागू हो गई। सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में भी परिवर्तन होते रहे। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद निरीक्षक, जो अब कलेक्टर कहे जाते थे, और बिहार परिषद दोनों को समाप्त कर बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। 1781 में पटना में कुछ स्थानीय जमींदारों ने बनारस के चाँद सिंह के विद्रोह से प्रेरित होकर अंग्रेजों के विरोध का असफल प्रयास किया। मतलब विरोध तो किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसी वर्ष पटना और गया के क्षेत्रों को मिलाकर बिहार को एक नया जिला बनाया गया। इसके प्रशासन के लिए एक कलेक्टर और एक जिला जज की नियुक्ति की गई। 1783 में पुनः बिहार में अकाल पड़ा। इस समस्या के निदान के लिए और अनाज के भंडारण के लिए पटना में गोलघर का निर्माण हुआ। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि गोलघर क्या है, एक अनाज भंडारण का के लिए बनाई गई एक गोदाम है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखेंगे कि गोलघर कब बना था और किसके द्वारा, किस अंग्रेज शासक के द्वारा, अंग्रेज
के द्वारा, अंग्रेज सैनिक के द्वारा बनवाया गया था, ये ज़रूर मेंशन करेंगे। 1790 तक अंग्रेजों ने फौजदारी प्रशासन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट नियुक्त हुआ। इसके साथ ही पटना और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ठगी और डकैती की समस्याओं के निदान के लिए कारगर उपाय आरंभ हुए। इस समस्या का निदान 1835 तक संभव हुआ। 1865 में पटना और गया जिला जो है अलग अलग संगठित किए गए। 1869 में पटना जिला, ठीक है, के कुछ क्षेत्र तिरहुत में मिला दिए गए और कुछ अन्य प्रशासनिक परिवर्तन भी बिहार में हुए। 1866 में सारण जिला को 2 भाग में बांट दिया गया। एक भाग सारण कहलाया और दूसरे भाग को चंपारण के नाम से जाना जाता है। 1875 में तिरहुत को भी मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। उपर्युक्त जिले एवं भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया तथा संथाल परगना और छोटा नागपुर, जो कि अभी के समय में झारखंड के क्षेत्र में आते हैं, 1911 से 12 तक बंगाल प्रेसिडेंसी के ही अंग रहे। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि 1911 से 12 यानी 12 में ही हमारा बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन 66 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तत्पश्चात इन्हें एक पृथक प्रांत और बिहार एवं उड़ीसा के रूप में संगठित किया गया। आई होप यहाँ तक वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।